चलिए, आज का सेट ठीक है। ठीक है, एडवांस का नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा ना। चलिए चलिए ध्यान से देखिएगा कि 8 अंकों का एक संख्या दिया हुआ है, ठीक है, और वह किससे विभाजित है? 72 से विभाजित है। तो y का अधिकतम मान के लिए, y का अधिकतम मान के लिए 7x + 2y का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि y ज्यादा से ज्यादा रखना है ना। तो आप पहले ये बताइए कि 72 से विभाजित होने के लिए आपका क्या रूल बनना चाहिए? 8 और 9 दोनों से विभाजित जो वो संख्या होगा वह आपका 72 से भी विभाजित होगा। तो सबसे पहले 8 से विभाजित करते हैं। तो 8 से विभाजित वही संख्या होता है जिसका अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए। तो आप बताइए कि अंतिम का 3 अंक कौन सा है? 3y4 है, 3y4 है। इसको 8 से विभाजित अगर करते हैं तो यह कितना हो जाएगा? अगर पूरी तरह से विभाजित कीजिएगा तो यहां क्या देना चाहिए? मैक्सिमम 8 दीजिए। मैक्सिमम यहां पर y का अधिकतम मान रखना है तो 8 रखिए। तो 8 चौके 32, 6 8 8 64। तो यहां से y का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। तो एक मैक्सिमम रखें तो x मिनिमम रखना पड़ेगा। तो ये आपका कितना आ गया? 8 आ गया। अब 9 से भी विभाजित होना है। तो 9 से विभाजित होने का क्या नियम है? अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग क्या है? 2 + 7 9, 9 4 13। अब ये y के जगह 8, 13 8 21, 21 3 24, 24 5 29, 29 8 37, 37 8 45, 45 8 53। 53 में क्या जोड़े कि वह 9 से विभाजित हो जाए? तो एक जोड़े, 9 छाके 54, एक जोड़ेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, तब भी उतना ही आएगा। हाँ ये क्यों जोड़ लिए? ठीक है, तो बोले 4 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20, 20 8 28, 28 8 36, 36 8 44, 44 1 45। फिर भी एक ही आएगा। संयोग देखिए, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। यहां पर पुट कर दीजिए 7 गुने 1 + 2 गुने 8, 16 7 23 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है ना। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिएगा, इसका एलसीएम निकालना। कितना आया? दशमलव वाले का एलसीएम निकालना रहे तो या तो इसको सरलतम रूप में लिख लीजिए या दशमलव को हटाने का कोशिश कीजिए। तो दोनों जगह से अगर आप दशमलव हटाने का कोशिश कीजिएगा तो इसमें भी 10 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 10 से गुना कर दीजिए। तो 1.2 में अगर आप 10 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है? 12 आ जाता है। और 2.7 में 10 से गुना करते हैं तो ये 27 आ जाता है। तो आप बताइए कि 12 और 27 का एलसीएम आप निकालिए तो ये आपका आ जाएगा। कितना से कटेगा? 12 और 27 है ना, 3 से कटेगा। 3 चौके 12 और 3 9 27, 9 चौके 36, 108। लेकिन ये आपका 12 और 27 का एलसीएम हमें निकालना है 1.2 और 2.7 का। तो 10 से गुना किए हैं तो 10 से भाग भी देना पड़ेगा। तो जैसे ही इसमें 10 से भाग दीजिएगा तो एक अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10.8 हो जाएगा। 1.8 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, या नहीं तो सरलतम रूप में लिख के भिन्न का तो एलसीएम एचसीएफ निकालते ही जानते ही निकालना, तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं।
कितना का आया? आप ध्यान से देखिएगा, किसी आयत की लंबाई को 40% तक बढ़ाया जाता है। आयत का लंबाई अगर 40% से बढ़ रहा है, 40% से बढ़ने का मतलब 2/5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर शुरू में लंबाई 5 है तो इसका 40% 2 है, तो 2 से बढ़ जाएगा, तो बाद में उस आयत की लंबाई जो है 2 से बढ़ने के बाद 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। अब बताइए चौड़ाई का बात कीजिए, चौड़ाई कितना से घट रहा है? 20% से घट रहा है, तो 20% घटने का मतलब 1/5। 5 का चौड़ाई 20% से घट जाएगा, कहने का मतलब 1 से घट जाएगा। तो शुरू में चौड़ाई 5 है तो 1 से घट के कितना हो गया? 4। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत से वृद्धि होता है? x% से। तो एरिया बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। तो आप बताइए लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो गया? ये 25 हो गया। अब बाद का चौड़ाई, ये क्षेत्रफल कितना हो गया? 28 हो गया। 25 से 28 हुआ, कितना से बढ़ा? 3 से बढ़ा, इसलिए प्रतिशत वृद्धि 3/25 गुना 100, यानी कि 12% का वृद्धि हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। तो ये सवाल प्रतिशत में भी आ सकता है, मेंसुरेशन में भी बोल सकते हैं। एबी फार्मूला पर, हाँ एबी फार्मूला पर भी बन जाएगा। बढ़ रहा है तो देखिए, तो यहां छोटा छोटा ये है ना प्रतिशत, तब ना आसानी से कर लिए। अगर फ्रैक्शन में दिया रहता, पूर्णांक में दिया रहता, तब दिक्कत होता ना। और ये तो आयत है, कभी त्रिभुज दे देगा, कभी चतुर्भुज दे देगा, कभी बेलन दे देगा, तो वहां पर एबी फार्मूला नहीं लगाइएगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि किसी भी आकृति के लिए इस तरह का सवाल बन जाए। नेक्स्ट करेंगे। अब देखिएगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। मान लीजिए ना, क्रय मूल्य जो है अगर 100 रुपया है तो अंकित मूल्य 25% अधिक है, तो कितना हो जाएगा अंकित मूल्य? 125 हो जाएगा। क्या कहता है? दुकानदार मूल्य पर x% का छूट किस पे देगा? एमपी पे ही देगा। इसे बेचता है, यदि वह 8% का हानि उठाता है, लाभ या हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है, हानि उसको 8% का हो रहा है, तो एसपी जरूर कितना रहा होगा? 92 रहा होगा। तो आपसे क्या पूछा? एक्स का मान, यानी कि x% जो छूट दिए हैं, डिस्काउंट कितना प्रतिशत दिए हैं, वो निकालिए। तो 125 का चीज 92 में बेच रहे हैं, तो यह कितना का डिस्काउंट दिए? 25, 92 8 100, 25 8 33 का डिस्काउंट दिए, है ना। 33 का डिस्काउंट दिए, तो डिस्काउंट प्रतिशत निकाल लीजिए। डिस्काउंट गुने 100, अब बटा में एमपी, एमपी कितना? 125, 25 पच्चे 125, 25 चौके 100, है ना। तो ये कितना हो गया? 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 1 13 बटे में 5, 5 दूना 10, 3 5 के 30, 26.4 आ जाएगा। हाँ, 5 दूना 10, 3 5 के 30, 2 5 के 20, 26.4%। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान से देखिएगा, 140 में 140 रुपया में 15 की दर से कुछ फल खरीदा गया। ठीक है, खरीदने का मतलब क्या? क्रय मूल्य। तो मूल्य का बात हुआ तो आपका मूल्य कितना है? 140 रुपया, यानी कि
मूल्य है अगर आपका 140 रुपया, तो कितना फल खरीदते हैं? 15 फल खरीदते हैं। तो फल की संख्या जो है वह 15 है। यह कैसा मूल्य है आपका? क्रय मूल्य है। ये पहला क्रय मूल्य। उतने ही फल, यानी कि जितना फल पहले खरीदे वह 120 में 10 की दर से खरीदता है। एक दूसरे प्रकार का फल है जो कि बराबर संख्या में 120 रुपया में कितना फल खरीदे? 10 फल खरीदे। 10 फल खरीदे। ठीक है। यदि सभी फल को 132 रुपया प्रति दर्जन की दर से, तो आप बताइए बेचा है, तो एसपी का बात होगा सभी फल, यानी कि पहले प्रकार का फल और दूसरे प्रकार का फल दोनों मिलाकर किस दर से बेचा? 132 रुपया में 12 गो फल बेचा। प्रति दर्जन का मतलब क्या? 12 फल है ना। तो आप पहले ये बताइए कि पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो पहले अगर सीपी पता चल जाए, एसपी पता चल जाए, तो लाभ पता चल जाएगा, फिर लाभ प्रतिशत निकाल लीजिएगा। तो आपसे बोला है कि फल की संख्या उतना ही है, यानी कि पहले प्रकार का फल और दूसरे प्रकार का फल आपस में बराबर है। तो फल की संख्या तो ये बराबर नहीं है, इसको बराबर कीजिए। तो बराबर कीजिएगा तो 15 और 10 का एलसीएम 30, तो इसमें 2 से गुना, इसमें 3 से गुना, तो 30 फल ये हो गया पहला प्रकार का फल और 30 फल ये हो गया दूसरे प्रकार का फल। आप बताइए 2 से इसमें गुना किए हैं तो यहां भी 2 से गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा। और इसमें 3 से गुना किए हैं तो इसमें भी 3 से गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। आप बताइए टोटल सीपी कितना हो गया? 0 8 6 14 3 2 5 1 6 640 रुपया में आप 60 फल खरीदे। 30 फल पहले प्रकार का, 30 फल दूसरे प्रकार का। अब बताइए 132 रुपया में आप 12 फल क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं प्रति दर्जन के हिसाब से। तो फल आप खरीदे हैं 60 गो, आप बेचिएगा 12 गो। इस 12 को भी आप 60 बनाइएगा ना, तो 5 से गुना कर दीजिए, तो 60 बन गया। तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 1 16 और 5 एकम 5 1 6। आप बताइए 640 रुपया का चीज 660 में बेच दिए, प्रॉफिट हुआ ना? कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकाल लीजिए। लाभ गुने 100 अब बटा में क्रय मूल्य कितना है? टोटल 640। 0 0 और ये हो गया आपका 32, ये हो गया 4 8 32, 25 चौके 100, यानी कि 3.1/8%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है ना। तो ये अच्छा सवाल था आपका। चलिए नेक्स्ट। इसका कितना आया? 15,000। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, समान राशि पर, यानी कि जितना आप राशि 3 वर्ष के लिए 14% की दर से लगाए हैं वही राशि उसी दर से, यानी कि 14% के ही दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 4200 रुपया कम है। यानी कि पहले केस से जो आपको साधारण ब्याज मिल रहा है और दूसरे केस से जो मिल रहा है साधारण ब्याज, दूसरे केस से पहला केस में 4200 रुपया कम मिलता है। तो राशि ज्ञात कीजिए। आप बताइए कि आप
3 वर्ष के लिए 14% की दर से लगाए तो टोटल आपको कितना ब्याज मिला? 42% ब्याज मिला, है ना। और 5 वर्ष के लिए 14% की दर से लगाए तो कितना ब्याज मिला? 70% मिला। तो प्रतिशत में अंतर यहां पर दिख रहा है आपको कितना? 28%। कितना प्रतिशत? 28%। और रुपया में कितना कम है? 4200। तो आप बताइए, अगर 28% 4200 है, राशि अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100%। तो ये निकाल लीजिए ना 100% का वैल्यू, 28 गुने 100, ये कितना हो जाएगा? 7 चौके 28, 600, ये 25, 15,000 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 15,000। बना लिए हैं? अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा है, टाइम का यूटिलाइज करते हैं। हमेशा अपने आप को एकदम एक्टिव रखिए, ढीला बिल्कुल नहीं पड़ना है। एक लड़के का कहीं पे हम स्टेटमेंट सुन रहे थे, बड़ा अच्छा बात बोला। देखिए, अच्छा चीज है तो उसका चर्चा होना चाहिए। अब लड़का एक ट्यूशन से दूसरे ट्यूशन जाता है, घर से ट्यूशन आने, घर से फिर ट्यूशन से घर जाने में उसको टाइम किल होता है, लगता है आधा घंटा। उसको लगता था पूरा क्लास लगा के 2 घंटा टाइम बर्बाद होता था, मतलब आने जाने मिलाकर। तो वो उस दौरान क्या करता था, घर से क्लासरूम के लिए चला तो याद करने वाला चीज वो नोट कर लेता था, और उसको रास्ते भर ध्यान में बड़बड़ाते हुए बोलते हुए चलता था। तो उसका टाइम पर पहुंच भी गया और उस टाइम का यूटिलाइज भी कर लेता था। फिर यहां से वहां जाता था तो जो क्लासरूम में पढ़ा उससे जो नोट किया उसको वो पढ़ते हुए चला जाता था। तो इस तरह से टाइम का यूटिलाइज होना चाहिए। टाइम बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फेज आपके लिए, एक एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है। अब ध्यान से देखिएगा। अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपये की राशि उधार लिया। अमित जो है 25,000 रुपया साधारण ब्याज पर लिया। अब भोला ने उतनी ही राशि का मतलब क्या? ये भी 25,000 रुपया ही लिया। वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि, यानी कि भोला जो लिया राशि वह चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया, अमित जो लिया वह साधारण ब्याज पर लिया, और दोनों 25,000 रुपया लिया। 2 वर्ष के अंत में भोला जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से लिया था पैसा, अमित से 160 रुपया ज्यादा ब्याज देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपका 160 रुपया है, और जिसका मूलधन 25,000 रुपया है, तो रेट नहीं निकल जाएगा। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो रेट निकालने का क्या फॉर्मूला आपको बताए थे? डिफरेंस बटे में मूलधन गुना 100, यही होता है। तो डिफरेंस कितना हो गया? 160 का डिफरेंस है, बटे में 25,000, और ये गुना 100। 100 जो है रूट के बाहर जाएगा, ये 0 0 कट गया। 16 का अंडर रूट 4, 2500 का अंडर रूट 50, गुना 100। तो ये हो गया 8%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है ना। तो देखिए कैसे घुमा के आपको लैंग्वेज में सवाल दिया। सवाल वही है, खाली अगर ये बोल देता कि 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 160 है, तो फटाक तुरंत बना देते, है ना। इसको लैंग्वेज में उलझा दिया। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, ये तो सब कोई किए होंगे। ये देखिए 14:30 है। ये जो साइन है आपका समानुपात का है, समानुपात का।
इसका मतलब होता है बराबर अनुपात। ठीक है, तो कहने का मतलब 14/30 जो है वह बराबर है, सिंपल में बनाइए, 7/x के। यहां से आप कीजिए 2 बार में, यहां से आपका 15, x का मान कितना आ गया, 15 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है ना। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, एक मिश्र धातु में 40% चांदी है, ठीक है, 30% तांबा है और 30% निकेल है। यानी कि मिश्र धातु टोटल 100%, 100% में चांदी 40 है, तांबा 30 है, 30% निकेल है। और ऐसे मिश्रण का 25 किलोग्राम धातु में कितनी चांदी मिश्रित किया जाए, ऐसा 25 किलोग्राम लेना है, ऐसा मिश्रण 25 किलोग्राम लेना है और उसमें चांदी मिलाना है। क्या मिलाना है, सिर्फ चांदी मिलाना है। टोटल मिश्र धातु में 50% चांदी हो जाए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ चांदी का बात करना है, क्या कि चांदी ही 50% करना है, मिलाना भी चांदी ही है। तो आप पहले जो मिश्र धातु दिया हुआ है उसमें से भी चांदी उठाइए। तो चांदी कितना दिया हुआ है, 40%। अब जो आप चांदी मिला रहे हैं वह 100% शुद्ध चांदी है, उसमें निकेल और तांबा नहीं मिला हुआ है, शुद्ध चांदी मिला रहे हैं। यानी कि 100% शुद्ध चांदी आप मिला दिए। जब इस दोनों को मिलाइएगा तो कितना चांदी हो गया, 50%। तो यहां से आप जो रेशियो है वो निकाल लीजिए। ये 50 और 10 का रेशियो है, यानी कि 5 और 1 का रेशियो है। शुरुआत में कितना किलोग्राम लिए हैं, 25 किलोग्राम। ये शुरू वाला ही है ना जिसमें 40% चांदी है। तो 5 यूनिट कितने के बराबर, 25 के बराबर, तो 1 यूनिट 5 के बराबर। तो मिलाया गया चांदी 100% इस पार्ट में, तो इसमें अनुपात कितना है, 1 है। तो 1 का कितना गुना, 5 गुना। तो यानी कि 5 किलो चांदी आप मिला दीजिएगा तो आपका 50% चांदी हो जाएगा, है ना। तो एलिगेशन से बनाइएगा तो बहुत आसानी से बनेगा। चलिए नेक्स्ट। इसका बना है, कितना आया, है सी नंबर 5175। चलिए देखते हैं, कैलकुलेटर का यूज किए थे। हाँ क्या ऐसे करते हैं, देखिएगा टोटल आपका दिया हुआ है 23 संख्या का औसत टोटल कितना है, टोटल संख्या दिया हुआ है 23, उसका औसत है 51। पहली 12 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 49। आपका फर्स्ट 12 नंबर जो है, फर्स्ट 12 नंबर का औसत जो है आपका 49 है, ठीक है। और अंतिम 12, फर्स्ट 12 और अंतिम 12 इस तरह से तो 12 12 24 हो गया। तो यानी कि 12वां नंबर जो है वह 2 बार आ रहा है ना। तो लास्ट 12 नंबर का जो है, लास्ट 12 नंबर का जो है वह औसत 54। एक्चुअल में तो अपने पास टोटल 23 ही नंबर है, तो दोनों मिलाकर औसत कितना है 23 नंबर का, 51 है। कहता है कि यदि 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए, तो अगर 23 में से 12वीं संख्या निकाल दिए तो मेरे पास टोटल संख्या कितना बचा, 22 ही बचा। तो 22 संख्याओं का औसत 2 अंकों तक, दशमलव तक ज्ञात करना है। आप पहले इसका कंपैरिजन कीजिए, ये टोटल एवरेज है, ये पहला 12 संख्या का एवरेज है और ये लास्ट 12 संख्या का एवरेज है। तो आप बताइए कि यह जो है आपका 51 से कम है कि ज्यादा है, कम है कि ज्यादा है, कम है। कितना कम है, 2 कम है, तो -2। अगर एवरेज में 2 कम है
तो टोटल में कितना कम हुआ? -24 हो गया कि नहीं? आप बताइए कि यहां 51 है, ये आपका कितना है? 54 है। ज्यादा है कि कम है? प्लस का 3 ज्यादा है, तो टोटल कितना? 12। यानी कि यह आपका हो गया कितना? 36। तो आप बताइए कि टोटल डेविएशन कितना है? ये 36 प्लस है, ये -24 है, तो टोटल डेविएशन है आपका 12। हमें निकालना कितना है? 12वीं संख्या को निकाल देना। तो अब बताइए, आपका एक्चुअल में तो 51 औसत है, हमें निकालना कितना है? टोटल का 12 निकाल दीजिए। और कितना संख्या है अब आपका? शेष संख्या 22 ही है ना, तो 22 से भाग दे दीजिए। देखिए, कहीं आपका कैलकुलेशन नहीं आया, इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो समय का भी बचत होगा और एक्यूरेट आंसर भी आएगा। काहे नहीं, कहां पर दिक्कत हो रहा है? अब यहां तक तो आराम से आ गए ना। अब आपको क्या करना है कि 12वीं संख्या को निकाल देना है, तो 22 को संख्या ना, तो टोटल औसत कितना है? 51 है। 51 में से 12 पॉजिटिव आया, यानी कि 12 ज्यादा आ रहा है। ज्यादा आ रहा है तो घटाएंगे, अगर निगेटिव आता, कम आता, तो उसको जोड़ते। तो यहां पर ज्यादा आ रहा है, प्लस का मतलब ज्यादा आ रहा है, तो इसको घटाएंगे। और कितना? 12 टोटल ज्यादा आ रहा है, अब तो 22 ही संख्या न है, तो 22 से भाग दे देंगे। तो आप बताइए, ये 2 छा के 12, 11, तो 51 2 अंक तक लेना है, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 11 पचे 55, 5, 11 चौके 11 पचे 55, 5, लगभग आपका ये इतना आ जाएगा। तो ये घटाइएगा तो 2 छा के 12, 11, तो लगभग कितना आ जाएगा आपका? 50.45 आएगा, है ना जी? 50.45 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। 2 ही अंक तक लेना है, तो अप्रोक्स आएगा आपका। आप अच्छा, एक चीज आप समझिए, हाँ 36 में से घटाइएगा तो 12 है ना, आएगा 24। आप ऐसे, अच्छा थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। 23 गो संख्या का 51, हमसे 22 गो संख्या पूछा, तो जरूर 51 से कम होगा औसत, होगा कि नहीं? आप ऑप्शन में देखिएगा, 51 से ज्यादा नहीं होगा, 51 से ज्यादा नहीं होगा, 51 से ज्यादा नहीं होगा, 51 से कम वाला डायरेक्ट आंसर मार के निकाल दीजिएगा ना, तो क्या सेकंड लगेगा? 1 सेकंड में नजर में पकड़ा जाएगा। तो ये सारा चीज आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, हम सब कुछ आपको बताएंगे, बस एकदम प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए। हाँ नहीं, देखिए काहे 51 से ज्यादा काहे होगा? आप सोचिए ना, एक संख्या को निकाल दिए, तो एक संख्या निकाले हैं, तो हो ज्यादा चांस वही है कि 51 से कम ही होगा। सब कम दे देता तब तो आप निकालते। वो देखिए, वो नहीं नहीं, देखिए औसत जो होता है मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में ही होता है। मिनिमम से मैक्स, त्रुटि सुधार सकते हैं, तब तो वहां पर गलती हो जाएगा। ज्यादातर केस में यहां रिस्क लिया जा सकता है। आप सही बोल रहे हैं कि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन यहां पर ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखिएगा, तो ये वाला सही आप मार के निकल जाइएगा, है ना? हमेशा ध्यान रखिए कि एवरेज जो होता है मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में होगा। कोई भी संख्या जो होता है, आपका एवरेज जो होता है मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर के बीच में ही आता है। ठीक है, अब देखिएगा इसका कितना आया? 160। वेरी गुड। अब देखिए, प्रथम 10 पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव विषम संख्याओं का औसत। तो पहले तो आप बताइए कि विषम संख्या का योग कितना होता है? विषम संख्या का योग होता है n², और योग में जितना संख्या है उससे भाग दे देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज कितना आ गया? n आ गया।
तो एवरेज n का मतलब क्या, प्रथम 10, तो एवरेज भी 10 है आपका, है ना। आप बताइए प्रथम 15 धनात्मक सम संख्या का औसत, तो सम संख्या का प्रथम 10 सम संख्या का अगर योग पूछा जाए तो योग क्या होता है, n प्लस n इंटू n प्लस 1 होता है। तो आप बताइए n इंटू n प्लस 1 होता है, इसमें से आपका संख्या है n, तो n से n कट गया तो n प्लस 1 बचा, तो n कितना है आपका 15, 15 प्लस 1 16। सिर्फ योग अगर आपको याद है तो आपको एवरेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों का गुणनफल पूछा है तो 160 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसका भी आया होगा सबका, 12 पूर्णांक 1/4। चलिए ए और बी एक कार्य को 10 और 16 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला अगर कार्य को करता है तो 10 दिन में, अब बी अकेला अगर करता है तो 16 दिन में। ठीक है, एक कार्य का शुरू करता है और एक एक करके एकांतर रूप से काम करता है, यानी कि अल्टरनेट यहां पे काम करता है। पहली बार में ए आएगा तो दूसरी बार में बी अकेला आएगा, फिर ए आएगा तो फिर बी आएगा, इस तरह से काम चलता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। पहले तो आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, 10 16 का एलसीएम कितना 80, 80 आपका टोटल वर्क हो गया ना। तो एक काम करने की क्षमता कितना, एक दिन में, यानी कि ये 8 काम करता है, और बी एक दिन में कितना काम करता है 5 काम करता है। तो काम आपका कुछ इस तरह से चल रहा है। पहला दिन आया ए, है ना, तो ये 8 काम किया। ठीक है, दूसरा दिन आया बी, ये 5 काम किया, फिर कौन आएगा, ए आएगा। इस तरह से आगे चलते रहेगा काम। तो पहला 2 दिन में आप बताइए कितना काम हुआ। समय अगर आपको हम बोलें कि पहला 2 दिन है और काम हुआ है कितना 13, एक्चुअल में काम आपको 80 करना है, तो 13 को 80 के करीब लेके चाहिए, तिरछा के 78, तो 78 हो गया, तो 78 काम हो गया, तो इधर भी 6 से गुना कीजिए, तो यानी कि 12 दिन में 78 काम आप कर चुके हैं। अब किसकी बारी आएगी, ए की बारी आएगी। तो ए आएगा बारी, तो उसको 8 काम करना पड़ेगा, एक दिन काम कराइएगा तो। लेकिन हमें कितने काम की जरूरत है, 2 ही काम की जरूरत है, तो 2 काम करवा दीजिए। आप बताइए 8 काम पूरे एक दिन में करता है, तो 2 काम 1/4 दिन में ही ना करेगा, चौथाई काम, तो प्लस 1/4 हो जाएगा, तो 12.1/4 दिन। ऑप्शन नंबर ए। 8 काम एक दिन में करेगा तो 2 ही काम करना है, तो 1/4 दिन में करेगा, 1/4 दिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिएगा, एक रेलगाड़ी बिना रुके 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और रुकने के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलता है, तो रेलगाड़ी प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है औसतन, ये आपसे पूछा है। कितना 12। क्या किए, बड़े चाल में से छोटे चाल को घटा दीजिए। कभी भी रुकने वाला सवाल आए तो बड़े चाल में से छोटे चाल को घटा दीजिए, बटे में बड़ा चाल ले लीजिए। और 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 से गुना कर दीजिए, तो कितना मिनट रुकेगा वह निकल के आ जाएगा। तो ये तो आपका हो गया 10,
10 से आपका कट गया 5 बार में, 5 से 12 बार में, तो 12 मिनट 1 घंटा में रुकता है। तो जब भी आपका रुकने वाला सवाल आए तो हमेशा याद रखिएगा, बड़ा चाल माइनस छोटा चाल बटे में बड़ा चाल गुना, ये 1 घंटा का आ गया। 1 घंटा में कितना मिनट रुकता है, तो 60 से इसलिए गुना कर देते हैं। तो ये कितना मिनट रुकेगा, 12 मिनट रुकेगा। चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान से देखिएगा, ए और बी एक साथ चलने पर एक टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं। अगर दोनों को मिलाकर देखा जाए, एक साथ अगर भरवाइएगा दोनों पाइप से टंकी को, तो 6 मिनट में उस टंकी को भर देगा। कहा क्या है कि बी को टंकी भरने में ए से 5 मिनट अधिक लगता है। ए जितना भी समय लेता होगा, बी को 5 मिनट ज्यादा लगेगा। लेकिन दोनों अपने अपने समय से अगर दोनों साथ में मिलकर करे तो 6 मिनट में कर देगा। तो आपसे क्या पूछा है, ए और बी द्वारा उस टंकी को अलग अलग भरने में क्रमशः कितना समय लगेगा, यह पूछा है। तो जब भी अधिक या कम समय वाला सवाल रहे और दोनों का समय पूछा जाए या किसी एक का भी समय पूछा जाए, तो बाय ऑप्शन बनाइए, है ना। बाय ऑप्शन बनाइएगा तो ऑप्शन अगर सवाल का हिसाब से देखा जाए तो ए से किसको ज्यादा लग रहा है, बी को ज्यादा लग रहा है समय। कितना मिनट ज्यादा, 5 मिनट ज्यादा। ए से बी को 5 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो यहां पर ए है, यहां पर बी है, तो इसको तो 5 मिनट कम ही लग रहा है। ये ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाएगा। ये ए है, ये बी है, फिर से 5 मिनट इसको कम लग रहा है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाएगा। ये ए है, ये बी है, 5 मिनट ज्यादा। ये ए है, ये बी है, 5 मिनट ज्यादा। तो यही दोनों ऑप्शन में से एक आपका सही होगा। तो अगर हम इस ऑप्शन को लेते हैं, ए अगर 10 मिनट लेता है, बी 15 मिनट लेता है, तो अगर ये ऑप्शन सही होगा तो दोनों मिलकर 6 मिनट लेगा कि नहीं। तो दोनों मिलाकर देखिए तो टंकी का क्षमता 30, ये 3, ये 2, तो 30 बटे में 5, 6 घंटा लिया, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी अधिक समय या कम समय वाला सवाल आए तो आराम से आप बाय ऑप्शन कर लीजिए, तुरंत आंसर तक कर पहुंच जाइएगा। नहीं तो एक्स वगैरह मानिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान से देखिएगा, 2 रेलगाड़ियां 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर की चाल से समान दिशा में चल रहा है। अच्छा, समान दिशा में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, घटेगा, है ना। समान दिशा में घटेगा, ऑपोजिट दिशा में जुटेगा। तीव्र चाल चलने वाली, यानी कि तीव्र चाल जो ज्यादा तेज चलती है, वह 48 की रफ्तार से जो चल रही है, उसके द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे एक पुरुष को जब भी किसी पुरुष को पार करता है, पूरे रेलगाड़ी को नहीं, उस धीमी चाल से चल रहे रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक पुरुष को पार करता है। कौन, तीव्र गति वाली रेलगाड़ी। तो जो पार करता है आदमी को, जो ट्रेन पार कर रही है, यहां कौन ट्रेन पार कर रही है, तीव्र गति वाली, तो दूरी कितना तय होगा, जो ट्रेन उसको पार करेगा उतना ही दूरी तय होगा, है ना। तो तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा, तो जितना लंबाई होगा उतना ही दूरी तय करेगा ना। तो कितना दूरी तय करेगा, जितना तीव्र गति का लंबाई का रेलगाड़ी होगा वह उतना ही दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। लेकिन जब सापेक्षिक चाल का बात आएगा तो घट जाएगा, काहे कि उस आदमी में उस ट्रेन का चाल है कि नहीं। ट्रेन पर बैठे हुए हैं तो आपका चाल और ट्रेन का चाल तो वही हो गया ना। तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 48 में से आप घटा दीजिए 36, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो 12 हो गया। चाल गुना, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, तो 5/18 कितने सेकंड में पार करती है,
33 सेकंड में पार करती है, तो 33 से गुना कर दीजिए। दूरी बराबर चाल गुने समय, तो आपका आ जाएगा 3 चौके 3 छाके, ठीक है। 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, तो 110 मीटर लंबी ट्रेन है, ऑप्शन नंबर सी। तो जो ट्रेन उस आदमी को पार करेगी उतना ही दूरी तय होगा जो ट्रेन पार करेगी, जितना ट्रेन की लंबाई होगी। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए अलजेब्रा का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, आप ध्यान से देखिएगा। यहां से आपको दिया गया है कि ये क्यूब है, इसका भी क्यूब है, इसका भी क्यूब, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, और x बराबर नॉट इक्वल टू 1/3 है, तो x का मान क्या होगा यह आपसे पूछा है। बहुत अच्छा सवाल है, आप ध्यान से देखिएगा। पहले एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आप बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये बराबर होता क्या है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब कहता है कि यदि ए प्लस हाँ माइनस सी ए, माइनस यहां पर दे दीजिए, ये माइनस सी ए है, माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अब कहता है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा। और ए प्लस बी प्लस सी तब 0 के बराबर होता है जब आपका ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हो। ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर तभी होगा जब तीनों आपस में बराबर नहीं होगा। अगर तीनों आपस में बराबर कर दीजिएगा तो कभी हो ही नहीं सकता कि तीनों का योग 0 के बराबर हो जाए। खाली ए और बी और सी तीनों का वैल्यू अगर 0 ना लीजिए तो। अब आप बताइए, हो सकता है कि ये टर्म 0 के बराबर नहीं हो तो ये टर्म 0 के बराबर हो, तब भी तो ये पूरा का पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर से तो आप इसके बारे में सिर्फ बोले। अगर यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए यह आपका 0 के बराबर होगा तो भी आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होगा। ये 0 के बराबर तब होता है जब आपका ए बी और सी तीनों आपस में बराबर हो। तीनों आपस में बराबर, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये 0 के बराबर, इसका योग 0 के बराबर तब होगा जब ये तीनों आपस में बराबर नहीं हो, और ये 0 के बराबर तब होगा जब तीनों आपस में बराबर हो। अब सवाल में क्या बोला है कि x नॉट इक्वल टू 1/3। कहने का मतलब कि यह जो है आपका 0 के बराबर नहीं है। अगर 3x प्लस 1 को 0 के बराबर आप करते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा? 1/3 आएगा। तो यानी कि यह 0 के बराबर नहीं है, यह भी 0 के बराबर नहीं है, यह भी 0 के बराबर नहीं है, यानी कि तीनों का योग 0 के बराबर नहीं है। अगर योग 0 के बराबर नहीं है तो यानी कि यह वाला पार्ट आपका 0 के बराबर है, यह वाला पार्ट 0 के बराबर है। तो कहने का मतलब तीनों आपस में बराबर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 3x माइनस 1 बराबर होगा 4x माइनस 3, ये बराबर होगा 2x प्लस 1 के।
ये आपस में बराबर होगा। तो कब बराबर होगा? x के किस वैल्यू के लिए? तो यहां से आप वैल्यू पुट कीजिएगा ना, तो कोई एक ऑप्शन आपका सही मिल जाएगा। तो अगर x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, x बराबर 2, तो आपका ये 5 हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 में से 3 गया 5, और 2 दूना 4, 1 5, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही? x बराबर c सही है। ये पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल सवाल है आपका अलजेब्रा का, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। 2 केस बनता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। वो कब 0 के बराबर होता है? जब तीनों आपस में बराबर नहीं हो। एक केस बनेगा कि यह आपका पूरा 0 के बराबर है। ये कब 0 के बराबर होगा? जब तीनों आपस में बराबर होगा। क्लियर है? इसके बराबर 3abc दिया हुआ। 3abc का मतलब क्या हुआ? ये पूरे के बराबर 0 है ना? और इस कॉन्सेप्ट पर एक ही शिफ्ट में एक बार सीजीएल का 2 सवाल पूछ दिया था लगातार, एक ही शिफ्ट में, सीजीएल मेंस में, वो भी जो आपके सिंप्लीफिकेशन के लास्ट 82-83 नंबर सवाल देखिएगा बुक में, वही सवाल पूछा हुआ इसी कॉन्सेप्ट पे। चलिए नेक्स्ट किया जाए। इसका कितना आया? 14। वेरी गुड। आप बताइए, ये रूट अंडर एक्स और इसका इनवर्स है 1/√x, ये √6 के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो ये कैसे आएगा? सबसे पहले तो इस दोनों का होल स्क्वायर कीजिएगा। तो होल स्क्वायर कीजिएगा तो इसका स्क्वायर x प्लस इसका स्क्वायर 1/x, अब प्लस 2ab आएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, 2 बचेगा। इधर होल स्क्वायर कीजिएगा तो 6 हो गया, यानी कि x प्लस 1/x का जो वैल्यू है वह 4 के बराबर। अब यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x² कैसे निकलेगा? फिर से दोनों बगल होल स्क्वायर कर दीजिए। होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये +2 आएगा, तो उधर जाके घट जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना? 16। 16 माइनस 2 14 हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab में ये गुना ये कीजिएगा तो ऊपर ऊपर कट जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा। अब ध्यान से देखिएगा, यह सवाल बनाने का 2 तरीका है। आपको थीटा के बारे में बोला गया है कि यह जो है 0 से 90 के बीच में, तो अगर थीटा का मान 60 डिग्री पुट कर दीजिएगा तो इसको सेटिस्फाइड कर देगा। 60 डिग्री पुट करेगा तो सेटिस्फाइड कर दिए, तो अब इस 60 डिग्री पर मान निकाल लीजिएगा, है ना? तो tan 60 कितना हो जाएगा? tan 60 होता है √3, अब प्लस cosec 60 कितना हो जाता है? sin 30 का उल्टा cosec। sin 30 होता है 1, sin 60 होता है √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 3 + 2 5 में √3 हो जाएगा। √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा तो 5√3/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है ना? यहां पर पुट थीटा बराबर 60 डिग्री, तो ये सेटिस्फाइड कर जाएगा। 60 डिग्री मान रख के देखिएगा, 4 के बराबर आएगा। मान रख के दिखा दे, क्या आ जाएगा? आ रहा था ना 4, और नहीं तो फिर बाय प्रोसेस जाइए, बाय प्रोसेस में भी आराम से बन जाएगा। बाय प्रोसेस बता दें, चलिए ध्यान से देखिएगा।
आप बताइए कि इसका एलसीएम लीजिएगा तो नीचे में क्या आएगा, ये गुना ये, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये है ना। आप बताइए कि यहां से 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कट गया तो क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा में कॉस से गुना होगा ना, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बीच का प्लस आइए, यहां पर 1 प्लस साइन थीटा, तो यहां पर 1 प्लस साइन थीटा, यहां से क्या बचेगा, सिर्फ 1 माइनस साइन थीटा बचेगा, तो कॉस थीटा से गुना कर दीजिएगा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट गया, तो क्या बचा आपका, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस थीटा कट गया, तो 2 बाय कॉस थीटा, यानी कि यह कितना आ गया, 2 बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा, और ये कितने के बराबर, 4 के बराबर, तो इसलिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 ना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां पर कुछ नहीं है तो क्या है, नीचे 1 है, तो सेक थीटा क्या होता है आपका, कॉस का उल्टा, यानी कि कर्ण बटे आधार, कुछ इस तरह से बनेगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण 2 होगा, आधार 1 होगा, तो लंब कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो आप बताइए कि टेन थीटा यानी कि लंब बटे आधार √3 प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे में लंब यानी कि 2 बटे में √3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आ जाएगा, 5√3 बटे में 3 आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। तो ये बाय प्रोसेस हो गया, वहां से थीटा पुटिंग। हाँ, वहां से भी 60 डिग्री आप ले सकते हैं, तो बहुत तरीका है। एडवांस मैथ में 2 दिन के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगा, सुबह में 7 बजे से। चलिए नेक्स्ट, अब ये तो हर कोई किए होइएगा, है ना। 2, 3, 4 का अनुपात है, टोटल अनुपात का योग कितना हो गया, 9 यूनिट कितने के बराबर, तीनों कोनों का योग त्रिभुज का 180, तो कितना गुना, 20 गुना। सबसे छोटा कोण पूछा है तो 20 गुना ले लीजिए, 40 डिग्री हो जाएगा, है ना। इसलिए कहते हैं कि शुरू से अंत तक कम से कम एक बार सवाल देख लीजिए, हो सकता है कि छोटा छोटा सवाल समय के कारण आप छोड़ दीजिएगा एग्जामिनेशन, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा कितना आया, ध्यान से देखिएगा, एक वृत्त की 2 जीवा ए बी और सी डी, एक वृत्त है, इसका 2 जीवा है, एक जीवा ए बी है, एक जीवा सी डी है, ये आपका ए बी है और ये आपका सी डी है, ठीक है। इस दोनों को इस तरह से बढ़ाया जाता है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को, तो इसको बढ़ाइए, इसको भी बढ़ाए, कहां पर जाके प्रतिच्छेद किया, P पर प्रतिच्छेद किया, ठीक है। यदि AB बराबर 7 है, इस AB का मान कितना है, 7 है, BP बराबर 4.2, BP बराबर 4.2 है, ठीक है, PD बराबर 2.8 है, तो CD की लंबाई यानी कि ये दूसरी जीवा जो CD है उसकी लंबाई ज्ञात करना। तो जब भी इस तरह का सवाल दिया रहे कि 2 जीवा को बाहर बढ़ाने पर किसी एक बिंदु पर टच करता है, तो यहां से प्रॉपर्टी थ्योरम निकल के आता है कि PB गुना पूरा PA
ये बराबर होगा पीडी अगुना टोटल पीसी। यहां से अब वैल्यू पुट कीजिए आप। पीबी कितना दिया हुआ है 4.2। अब पीए कितना दिया हुआ, ये पूरा पीए होगा तो 7 और 4.2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 11.2। ये बराबर पीडी कितना दिया हुआ है 2.8। यहां से पीसी का वैल्यू निकलेगा। अब पीसी का वैल्यू में से आप पीडी घटा दीजिएगा तो सीडी निकल के आ जाएगा कि नहीं। यहां से अगर ये दशमलव आप हटा देते हैं इस दोनों को तो 7 चौके 28, 7 छके 42 है ना, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 से ये काटिएगा 2 पंचे 10 तो ये पीसी कितना आ जाएगा। इसको 5.6 गुने 3 क्षेत्रीय के 18, 5 तिहाई 15, 1 16, 16.8 ये पूरा पीसी है। तो हमसे सीडी पूछा है तो सीडी बराबर क्या होगा पीसी माइनस पीडी। पीसी का वैल्यू निकला है 16.8, अब पीडी कितना निकला है 2.8 तो ये घटा के कितना दे देगा आपको 14 दे देगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है ना। तो थ्योरम हमेशा ध्यान में रखिएगा, थ्योरम याद है तो सवाल में फिर कहीं कुछ नहीं है। अच्छा चलिए नेक्स्ट। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हाफ d1 इंटू पहला विकर्ण का लंबाई गुना दूसरे विकर्ण का लंबाई। तो यहां पुट कर दीजिए, पहला विकर्ण का लंबाई 16 है, दूसरे विकर्ण का लंबाई 12 है, बड़ा 96 हो गया है कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ d1 इंटू d2, याद रखिएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है तो क्षेत्रफल हाफ इंटू d1 इंटू d2। देखिएगा ए और बी के गोले का आयतन जो है वह 125 और 64 है, आयतन बोला है। अच्छा आप बताइए कि गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन तो आपका ये तो कांस्टेंट है ना, तो आयतन किस पे डिपेंड कर रहा है आर क्यूब पर, आर क्यूब पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि ए और बी का अगर हम लोग वॉल्यूम का बात किए 125 और 64 तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा आर क्यूब यानी कि 5। ये वॉल्यूम है और ये त्रिज्या तो 5 और 4 हो जाएगा। यदि ए और बी के त्रिज्या का योग 36 है, यहां त्रिज्या का योग अनुपात में कितना है 90, 9 यूनिट कितने के बराबर 36 के बराबर। तो ये कितना गुना हो गया 4 गुना। तो ए गोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा 4 गुना 20 हो जाएगा। तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर तो 4 गुने पाई 20 का स्क्वायर 400 यानी कि 1600 पाई आ जाएगा है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। स्लाइड वाले को जो जिसको टाइपिंग करने देते हैं उसको भेजे हैं 25 सवाल, डंडी मार लिया है 2 सवाल का, पता नहीं कैसे। हाँ अब ध्यान से देखिएगा, तालिका में किसी पुस्तक के प्रकाशन पर खर्च की गई राशि का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया। अब ध्यान से देखिएगा, पेपर पर जो खर्च का प्रतिशत है वह 25 है, प्रिंटिंग पर 20 है, बाइंडिंग पर 20 है, इस तरह से रॉयल्टी पर 15 है, प्रमोशन पर 15 है और 10% आपका ट्रांसपोर्टेशन पर टोटल खर्च दिया गया है। आपसे क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है बताइएगा। प्रमोशन का
पेपर पर किए गए खर्च से कितना कम है? तो आप बताइए, पेपर पर 25 कर रहे हैं, आप प्रमोशन पर 10 कर रहे हैं, तो कितना कम है? 15 कम है। 15 कम है कितना में? 25 में। गुना 100 कर दीजिए, तो 25 चौके 100, यानी कि 60% आपका कम है। ऑप्शन में है क्या 60%? 60 है, 60 हो गया आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। चलिए, इससे आगे हम लोग कल कर देंगे।